हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं प्रीतेश कुमार, आपका होस्ट जेआईबी के नए लेक्चर के साथ फिर से उपस्थित हूं। यह मेरा इंट्रोडक्शन है। जो नए आदमी हैं वो इसे पढ़ सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का लास्ट पार्ट है। यह लास्ट पार्ट है। इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यह आपका ख़त्म हो जाएगा। इस लेक्चर में हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जानेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में उल्लेखित है नई एक्ट में। बिल ऑफ एक्सचेंज में जा रहे हैं। किस किस टॉपिक को कवर करेंगे तो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको कवर करेंगे। पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको कवर करेंगे। टाइप्स को कवर करेंगे। यूजांस बिल के फीचर को कवर करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर करेंगे और स्टाम्प ड्यूटी कितना लगता है इसको कवर करेंगे। ये सारे पॉइंट पर हम ध्यान देंगे। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? A bill of exchange is a written order binding one party to pay fixed sum of money to another party on demand or at some point in future. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है जो एक पार्टी को बाइंड करता है दूसरे पार्टी को कुछ पैसे देने के लिए। कब? तो उनके मांगे जाने पर या किसी फ्यूचर डेट पर पैसे देने के लिए एक पार्टी को दूसरे पार्टी के प्रति बाइंड करता है। यही है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज are similar to checks and promissory notes. They can be drawn by individuals or banks and are generally transferable by endorsement. बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वह चेक और प्रोमिसनरी नोट के ही समान होता है। चेक और प्रोमिसनरी नोट के ही समान होता है। यह जो है इंडिविजुअल के द्वारा भी ड्रॉ किया जा सकता है और बैंक के द्वारा भी ड्रॉ किया जा सकता है। इंडोर्समेंट पर यह ट्रांसफरेबल भी होता है। इट इज़ एन ऑर्डर टू पे मनी, अनक्वालिफाइड ऑर्डर। यह एक ऑर्डर होता है पैसे देने के लिए, पैसे पे करने के लिए। यह अनक्वालिफाइड ऑर्डर होता है। अनक्वालिफाइड का मीन होता है विदाउट लिमिटेशन। अनक्वालिफाइड का मीन होता है विदाउट लिमिटेशन, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई ऐसा क्लॉज नहीं होगा जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लिमिट करे, उसके ऑर्डर को लिमिट करे। तो यह नहीं होगा, तो यह अनक्वालिफाइड ऑर्डर होगा। देखिए पार्टीज हम देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। एक जस्ट लाइक चेक होता है। चेक में भी ड्रॉर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है। ड्रॉर कौन होता है? द पर्सन हु साइंस द ऑर्डर। पर्सन जो बिल ऑफ एक्सचेंज काटता है वह ड्रॉर होता है। ड्रॉई कौन होता है? हु मेक्स द पेमेंट एज पर ऑर्डर, जो ऑर्डर के अनुसार पेमेंट पे करता है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑर्डर के अनुसार पेमेंट पे करता है। वह बैंक भी हो सकता है, परचेजर भी होता है, कस्टमर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पेई हु इज ऑथराइज टू गेट पेमेंट एज पर ऑर्डर, जो ऑर्डर के अनुसार पेमेंट प्राप्त करने के लिए ऑथराइज है। यानी फॉर एग्जाम्पल ए ड्रॉवर है, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और बी को कहा कि आप जो है सी को पे कर दीजिएगा। तो यहाँ तो ए जो होता है यह ड्रॉवर है, बी को कहा तो यह ड्रॉई है, और सी को कहा कि भाई तुम पेमेंट बी से ले लेना, तो यह पे ही हो गया। जस्ट लाइक चेक है। चेक में क्या होता है कि एक आदमी बैंक को यह इंस्ट्रक्ट करता है कि आप जिसको पे के लिए मैंने लिखा हुआ है उसको पेमेंट कर दीजिए। तो इस चेक के केस में क्या होता है? ड्रॉर तो चेक काटने वाला होता है, बैंक जो है ड्रॉई हो जाता है, और जो पेमेंट प्राप्त करने वाला होता है वह पे ही हो जाता है। जैसे ड्रॉर है, ड्रॉर कौन हो सकता है? तो सप्लायर होगा ड्रॉर। यानी जो, अगर आप बिजनेस टर्म में देख लीजिए, जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज का उपयोग जो है पहले फॉरेन बिजनेस में ही किया जाता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब हम करते थे तो उसमें किया जाता। आजकल तो बहुत मैकेनिज्म आ गया है पेमेंट भेजने का, पहले इतना मैकेनिज्म नहीं था, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का ही उपयोग किया जाता था। तो उसमें सप्लायर जो होता था वह कस्टमर को एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके देता था, वह ड्रॉई होता था, और ड्रॉई को यह लिख के देता था कि आप जो है पेई को पेमेंट दे दीजिए। पेई कौन होता था? या तो ड्रॉर खुद होगा, यानी ड्रॉर जो होगा जो बिल ऑफ एक्सचेंज काटेगा वह खुद अपने फेवर में काट लेगा। तो पेई और ड्रॉई जो है दोनों समान हो जाते हैं, यानी पेई और ड्रॉई दोनों एक ही हो जाते हैं। या पेई ड्रॉर का बैंक होता है, ड्रॉर का बैंक, वह बोलेगा, ड्रॉर जो है जो सप्लायर हुआ कस्टमर से बोलेगा कि आप जो है हमारे बैंक को पेमेंट कर दीजिएगा, बाद में बैंक से ड्रॉर जो है पेमेंट ले लेगा।
चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक मतलब अगर कोई पूछे दोनों, चेक भी डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या अंतर है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई जरूरी नहीं है कि बैंक पार्टी हो ही, बैंक पार्टी नहीं भी हो सकता, किसी भी 3 व्यक्ति के बीच में जो है बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो सकता है। ए बी सी या कोई आदमी है, ए कहेगा बी को कि आप सी को पैसे दे दीजिएगा, तो ए ड्रॉड हो जाएगा, बी ड्रॉई हो जाएगा और सी पे ही हो जाएगा। यह आदमी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, या कोई भी होता है, बैंक भी हो सकता है इसमें बैंक, यानी इसमें आदमी और बैंक, कोई इंडिविजुअल या बैंक, कंपनी, कोई भी हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। चेक के केस में चेक एक ऐसा डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें बैंक तो रहता ही है, ड्रॉई के रूप में बैंक ही रहता है। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन है, यहाँ पे ड्रॉड का नाम होता है, जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज काटा जाता है उसका डेट ऑफ ड्रॉन होता है, यहाँ पे अमाउंट लिखा रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है टर्म, यानी कितने टर्म के लिए, मानी फॉर से 2 मंथ के लिए। 2 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ डैश फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अब इसमें देखिए मी है, यानी ड्रॉड और पे दोनों सेम है, यहाँ पे ड्रॉड का साइन हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉई का साइन हो जाएगा। ड्रॉई जो को एक्सेप्ट करना होता है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जब आप ड्रॉई को देते हैं तो ड्रॉई एक्सेप्ट करता है। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे करके या एक्सेप्ट कर देता है, या एक्सेप्टेड लिखा भी रहता है बिल ऑफ किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पर। देखिए 1,50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, मुंबई इंडिया, डेट है यहाँ पे 3 मंथ आफ्टर डेट, पे मिस्टर पी और इज ऑर्डर ए सम ऑफ ₹1,50,000 वैल्यू रिसीव्ड। इसमें क्या है, पी जो है ड्रॉअर है, तो यह खुद अपने को पे ही बना रहा है, और या इसके ऑर्डर पर। क्यू जो है कोई दूसरा आदमी, देखिए इसमें बैंक नहीं है, यहाँ पे बैंक हो भी सकता है। और जब ड्रॉई को इस केस में एक्सेप्टेंस करना होता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, ड्रॉई जब एक्सेप्ट करेगा तभी ड्रॉई लायबल होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। देखिए प्रकार, बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रकार क्या है। डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, नाम से ही पता लगता है, विच इज पेबल ऑन डिमांड, डिमांड पर जो पेबल हो, इसको पेबल एट साइट भी कहते हैं, जैसे चेक, या डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज है। यूसांस बिल ऑफ एक्सचेंज होता है विच इज पेबल ऑन फ्यूचर ऑन ड्यू डेट, जो किसी फ्यूचर या ड्यू डेट, उसमें ड्यू डेट पर जो है जिसका पेमेंट होगा जिस बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसको यूसांस बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। एकमोडेशन बिल वैसे बिल को कहते हैं, इट इज इशूड विदाउट कंसिडरेशन, या कंसिडरेशन के बिना इशू किया जाता है। जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज किसी कंसिडरेशन में सेल परचेज के लिए इशू किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इशू किया जाता है, लेकिन एकोमोडेशन बिल एक ऐसा बिल होता है जो विदाउट कंसिडरेशन इशू किया जाता है, विदाउट सेल परचेज, यानी कोई खरीदारी, कोई कंसिडरेशन इसमें नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज काइट फ्लाइंग, या काइट फ्लाइंग के नाम से भी जाना जाता है, यह टर्म है, याद कर लीजिए, काइट फ्लाइंग। इनलैंड बिल वैसे बिल को कहते हैं, इसके 2 कंडीशन है। पहले तो वह इनलैंड बिल ड्रॉ जो होना चाहिए वो इंडिया में ही होना चाहिए। दूसरा, पेबल इन इंडिया बाय एनीवन, यानी पेबल जो किसी के द्वारा, पेबल इंडियन सिटीजन के भी द्वारा या कोई फॉरेन सिटीजन के भी द्वारा, अगर इंडिया में वह पेबल है और ड्रॉन इन इंडिया है तो इनलैंड बिल है। दूसरा है कि ड्रॉन इन इंडिया तो है ही, या तो दोनों, या तो किसी भी केस में यह होना चाहिए। और एक आउटसाइड इंडिया अगर पे हो रहा है लेकिन इंडियन सिटीजन द्वारा पे हो रहा है तो भी यह इनलैंड बिल कहलाएगा, यानी ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए। अगर इंडिया के अंदर पे हो रहा है तो किसी के द्वारा भी पे किया जा सकता है, फॉरेनर के द्वारा भी और इंडियन के द्वारा भी। अगर इंडिया के बाहर पे हो रहा है तो इंडियन सिटीजन के द्वारा ही पे किया जाना, पेबल इंडियन सिटीजन के ही द्वारा होगा, तो ही यह इनलैंड बिल कहलाएगा। फॉरेन बिल क्या होता है, जो बिल इनलैंड बिल नहीं है वो फॉरेन बिल है। फीचर्स देखिए यूसांस बिल का, इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम ड्रॉई टू मेक हिम लायबल। अभी कुछ देर पहले हमने देखा है एक्सेप्टेंस, यहाँ पे देखिए ड्रॉई जो है एक्सेप्ट कर रहा है, ड्रॉई को लायबल बनाएगा। ड्रॉअर ने तो काट दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, अब ड्रॉई को लायबल बनाने के लिए ड्रॉई का एक्सेप्ट करना, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को तो ड्रॉई पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। ड्रॉई इज गिवन 48 आवर्स टू एक्सेप्टेंस, ड्रॉई को जो है 48 घंटे के अंदर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना होता है। यूसांस बिल के केस में डिमांड बिल तो ऑन डिमांड पे हो जाएगा, लेकिन यूसांस बिल के केस में ड्रॉई को 48 आवर्स के अंदर में एक्सेप्ट करना होगा बिल ऑफ एक्सचेंज को। लाइबिलिटी देखिए, जो मैं अभी बात कर रहा था, लाइबिलिटी ऑफ यूसांस बिल, किसका लाइबिलिटी होता है यूसांस बिल अगर डिजोनर हो जाए तो किसका लाइबिलिटी होगा, तो
तो एक्सेप्टेंस के पहले फुल लायबिलिटी होगा ड्रॉअर का, एक्सेप्टेंस से पहले यानी ड्रॉई के एक्सेप्टेंस से पहले फुल लायबिलिटी होगा ड्रॉअर का। अगर एक्सेप्टेंस के बाद प्राइमरी लायबिलिटी तो ड्रॉई का हो जाएगा। देखिए प्राइमरी लायबिलिटी जो है, प्राथमिक लायबिलिटी जो है ड्रॉई का हो जाएगा, और सेकेंडरी लायबिलिटी ड्रॉअर का तो रहेगा क्योंकि ड्रॉअर ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, तो सेकेंडरी लायबिलिटी उसका, लेकिन प्राइमरी लायबिलिटी एक्सेप्टेंस के बाद जो है ड्रॉई का हो जाएगा। तो समझिए एक्सेप्टेंस कितना जरूरी चीज़ है, ठीक है ना। नोट, ड्रॉअर का लायबिलिटी होता है कंटिंजेंट होता है, ड्रॉअर जो होता है उसका लायबिलिटी कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट लायबिलिटी उसको कहते हैं संभावित दायित्व, यानी अभी फिलहाल तो वह दायित्व नहीं है लेकिन भविष्य में कभी भी दायित्व बन सकता है। फिलहाल दायित्व नहीं है लेकिन भविष्य में कभी भी दायित्व बन सकता है। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। स्टेप्स कैलकुलेशन का, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द स्टार्ट डेट दैट इज रेफरेंस डेट। सबसे पहले स्टेप कैलकुलेट, हम जब ड्यू डेट कैलकुलेशन करने जाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो हमको सबसे पहले रेफरेंस डेट निकालना होता है। तो रेफरेंस डेट जो है जनरली द डेट ऑन विच बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन अनटिल और अनलेस स्पेशल इंस्ट्रक्शन इज नॉट मेंशन्ड। रेफरेंस किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज का जो रेफरेंस डेट होता है वह डेट ऑफ बिल होता है। अगर कब तक, ज़्यादा हमेशा इन नॉर्मल केस या डेट ऑफ बिल ही होगा अनटिल और अनलेस कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है, पेमेंट कंडीशन जो दिया रहता है, पेमेंट कंडीशन में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं रहे। दूसरा है, जब हम रेफरेंस डेट निकाल लेंगे तो उसमें हम यूसांस पीरियड जो पेमेंट कंडीशन में दिया हुआ रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 3 दिन का हर यूसांस पीरियड में, यूसांस पीरियड हर यूसांस बिल में यूसांस पीरियड ऐड करने के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड हमें ऐड करना होता है। तो हम ये तीनों स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो हमारा ड्यू डेट बिल ऑफ एक्सचेंज का निकल जाता है। रूल है कुछ, वह देख लीजिएगा इसमें। वेयर द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज पब्लिक हॉलीडे द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम ड्यू ऑन द प्रीसीडिंग बिजनेस डे। अब आप ड्यू डेट निकाल रहे हैं किसी बिल ऑफ एक्सचेंज का, ड्यू डेट आप किसी बिल ऑफ एक्सचेंज का निकाल रहे हैं और निकालने के बाद पता चलता है कि वह पब्लिक हॉलीडे, संडे हो गया, पब्लिक हॉलीडे है, तो उस केस में ड्यू डेट कौन सा होगा? तो उस डेट में जस्ट संडे से पहले वाला जो सैटरडे होगा वह ड्यू डेट हो जाएगा, ठीक है, प्रीसीडिंग बिजनेस डे, पब्लिक हॉलीडे के केस में। रूल 2 क्या कहता है? व्हेन एन इमरजेंट हॉलीडे इज डिक्लेयर्ड अंडर एनआई एक्ट 1881 which is date of maturity of a bill of exchange, then the date of maturity will be the next working day immediately after the holiday। यानी एक केस होता है पब्लिक हॉलीडे जो सबको पता होता है कि भाई ये पब्लिक हॉलीडे है, और एक केस होता है कि कोई हॉलीडे ऐसा होता है कि जो पहले से डिक्लेयर तो नहीं होता है कि हॉलीडे है, पहले से डिक्लेयर नहीं, अचानक एक दिन पहले पेपर में निकलेगा कि भाई एनआई एक्ट के द्वारा जो है इस दिन को जो हॉलीडे में बदल दिया गया है, एनआई एक्ट के द्वारा इस दिन को हॉलीडे में बदल दिया गया। फॉर एग्जांपल 4 मार्च है तो 4 मार्च को एनआई एक्ट के द्वारा हॉलीडे में बदल दिया गया है। तो इस केस में अगर आप ड्यू डेट किसी बिल ऑफ एक्सचेंज का निकालते हैं, यानी किसी बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है ड्यू डेट आप निकालते हैं, और ड्यू डेट निकालने पर पता लगता है कि 4 मार्च आ रहा है, अब यह 4 मार्च को एनआई एक्ट के द्वारा अचानक ने गवर्नमेंट ने हॉलीडे में घोषित कर दिया, तो ड्यू डेट जो होगा इमीडिएटली आफ्टर द हॉलीडे होगा, यानी तुरंत ड्यू डेट जो होगा 5 तारीख हो जाएगा, तुरंत हॉलीडे के जो एनआई एक्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया डेट है हॉलीडे का उसके तुरंत बाद वाला। यानी नॉर्मल केस में, पब्लिक हॉलीडे के केस में, नॉर्मल केस में एक दिन पहले ड्यू डेट हो जाएगा, एनआई एक्ट के द्वारा अगर कोई डिक्लेयर किया जाता है इमरजेंट हॉलीडे तो एक दिन बाद हो जाएगा, ठीक है। रूल 3 देखिए क्या कहते हैं। अगर यूसांस पीरियड, इफ यूसांस पीरियड इज गिवन ऑन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, then reference date will be date of acceptance, otherwise reference date will be date of bill। नॉर्मल केस में रेफरेंस डेट जो होगा हम जब सेट करेंगे वह हमेशा डेट ऑफ बिल होगा, डेट ऑफ बिल होगा। लेकिन अगर पेमेंट कंडीशन में लिखता है कि यूसांस पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ, यानी 2 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, तो इस केस में जो है हमारा जो रेफरेंस डेट होगा वो हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को लेंगे, अगर डेट ऑफ बिल भी नहीं दिया हुआ है तो
उस केस में डेट ऑफ बिल अगर नहीं दिया है और रेफरेंस डेट से दिया तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को ही लेंगे। रेफरेंस डेट होगा हमारा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल है, डेट ऑफ बिल तो 12/3/2017 दिया हुआ है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन 16/3/2017 दिया हुआ है। डेट यानी बिल 12/3/2017 को काटा गया, बैंक में दिया गया 16/3/2017 को, प्रेजेंट किया गया। बैंक जो है एक्सेप्टेंस कब करती है इसकी, 18/3/2017 की, यानी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 18/3/2017 का। पेमेंट कंडीशन दिया हुआ है बिल में, बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ बिल, यानी पेमेंट कंडीशन जो है 2 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ बिल। यह 2 मंथ्स जो हो जाता है यूसांस पीरियड हो जाता है, और यह आफ्टर डेट ऑफ बिल हो जाता है। तो नॉर्मल केस में भी बताया, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है डेट ऑफ बिल, तो यह रेफरेंस डेट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप कौन सा, ड्यू डेट निकालने के लिए, आइडेंटिफाई रेफरेंस डेट। हम सबसे पहले रेफरेंस पेमेंट कंडीशन को देखते हुए रेफरेंस डेट आइडेंटिफाई करेंगे। इसलिए यहाँ पे रेफरेंस डेट पेमेंट कंडीशन को जब देखते हैं तो 2 मंथ्स आफ्टर डेट ऑफ बिल दिया है, तो डेट ऑफ बिल जो होगा रेफरेंस यानी 12/3/2017 जो होगा यह रेफरेंस डेट हो जाएगा, यही आपका रेफरेंस डेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, स्टेप 2 क्या था, याद कीजिए, यूसांस पीरियड, ऐड यूसांस पीरियड, यानी यूसांस पीरियड जो दिया हुआ है जो यहाँ पे 2 महीने का है इसको ऐड करना है। तो इसमें ऐड कीजिए यूसांस पीरियड 2 मंथ्स एज पर द पेमेंट कंडीशन। उसके बाद क्या है, स्टेप 3 हमारा क्या है, ऐड ग्रेस पीरियड, यानी हमें ग्रेस पीरियड जो 3 दिन का है, यह यूनिवर्सल होता है, अभी तक तो यही है 3 दिन तो बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो इसको हमें ऐड करना होता है। देखिए 12/3/2017 डेट ऑफ बिल, यह हो गया रेफरेंस डेट, रेफरेंस डेट, यह जो है यूसांस पीरियड हो गया, यूसांस पीरियड 2, तो 12/3/2017 रेफरेंस डेट, इसमें 2 यूसांस पीरियड जोड़ दिए स्टेप 2, तो 12/5/2017 आ गया। अब जो कर रहा है कि नहीं 3 दिन का ग्रेस पीरियड हम देंगे, तो 12 में 3 दिन 15/5/2017 हमारा ड्यू डेट ऑफ बिल होगा। अब देखिए 15/5/2017 अगर पब्लिक हॉलीडे है तो ड्यू डेट ऑफ बिल जो हो जाएगा, ड्यू डेट ऑफ, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो हमारा डेट ऑफ ड्यू डेट जो हो जाएगा वह हो जाएगा 14/5। अगर 15/5 पब्लिक हॉलीडे नहीं है और यह जो है अचानक घोषित किया जाता है एनआई एक्ट के द्वारा कि इस दिन जो है पब्लिक हॉलीडे है, अचानक घोषित किया जा रहा है कि एनआई एक्ट के द्वारा कि सॉरी पब्लिक हॉलीडे, एनआई एक्ट के द्वारा घोषित किया जाता है कि 15/5/2017 जो है हॉलीडे है, तो इस केस में जो ड्यू डेट होगा वह 16/5 हो जाएगा। रूल पीछे वाला आप देख लीजिएगा। चलिए आगे वाला देखते हैं एग्जाम्पल 2। डेट ऑफ बिल 27/12/2016, डेट ऑफ पेमेंट 29/12/2016, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 31/12/2016। समझ गए होंगे, यानी बिल का जो डेट है वो 27/12 है, बैंक में प्रेजेंट किया 29/12 को, एक्सेप्ट किया बैंक ने 31/12/2016 को, या किसी को भी जिसको भी, यानी ड्राइंग ने एक्सेप्ट किया, आप उसको ऐसे समझिए। अब है पेमेंट कंडीशन क्या है, पे 2 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे, डेट ऑफ बिल नहीं है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन दिया है। तो रूल 3 क्या करता है, आप पिछले वाले स्लाइड में देखिए, रूल 3 क्या करता है, इफ यूसांस पीरियड इज गिवन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन देन रेफरेंस डेट विल बी द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी इस केस में डेट ऑफ बिल जो है रेफरेंस डेट नहीं होगा, इस केस में रेफरेंस डेट जो होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा, यानी रेफरेंस डेट होगा 31/12/2016। यूसांस पीरियड कितना है, तो 2 मंथ्स, 2 मंथ से ऐड करेंगे, 31 दिसंबर 2016 2 मंथ ऐड करेंगे तो 31 फरवरी 2017 हो जाएगा। यह जो है एक इम्पॉसिबल डेट है, 31 फरवरी माह में 31 फरवरी थोड़ी आता है, यह इम्पॉसिबल डेट है। तो आप याद कीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चेक पर जो अप्लाई होता है वह यहाँ पे भी होगा, इम्पॉसिबल डेट है तो उस मंथ का लास्ट डेट हम पेमेंट का ड्यू डेट लेते हैं। तो 31/2 है तो लास्ट डेट हम ले लेंगे, यह 31/2/2017 जो 28/2/2017 लेंगे, 31/2/2017 की जगह पर। इसमें जो है ग्रेस पीरियड हम 3 दिन जोड़ देंगे, 3 दिन जोड़ने के बाद क्या आएगा, 3 मार्च 2017, यही आपका ड्यू डेट होगा। फिर से वही बात, अगर 3/3/2017 को पब्लिक हॉलीडे है तो ड्यू डेट 2/3/2017 हो जाएगा। अगर 3/3/2017 को एनआई एक्ट के द्वारा जो है अचानक हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है तो ड्यू डेट 4/3/2017 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स, डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन बिल इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट पर बिल नहीं पे किया जाता है। रिटायरमेंट ऑफ बिल व्हेन बिल इज पेड ऑन ड्यू डेट,
यानी जब बिल हम ड्यू डेट पर पे कर देते हैं तो ये टर्म है, याद कर लीजिए, तो इसको रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते हैं। पेमेंट ऑफ बिल कहेंगे तो खराब लगेगा, इसका टर्म ही है, इसको दिया गया रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, समटाइम्स द एक्सेप्टर ऑफ द बिल foresees that it may be difficult to meet the obligation of the bill on maturity and may therefore approach the drawer with the request of extension of time for payment. If it is so, the old bill is cancelled and the fresh bill with new terms of payment is drawn and duly accepted and delivered. This is called renewal of the bill. यानी ड्रॉर ने बिल काट के दे दिया, अब पता लगता है जो एक्सेप्टर है बिल का, यानी जो ड्रॉई है, वह पता लगता है कि नहीं, हम इस दिन जो उसमें पेमेंट कंडीशन, उस पेमेंट कंडीशन के अनुसार हम पेमेंट करने में असफल हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो ड्रॉई जो है चला जाएगा ड्रॉर के पास, उसको एक रिक्वेस्ट लेटर देगा, उसको एक रिक्वेस्ट देगा, बोलेगा कि इसका टाइम पीरियड जो है, टाइम ऑफ पेमेंट जो है एक्सटेंड कर दीजिए प्लीज। इस केस में ड्रॉर क्या करेगा कि पहले वाले बिल को कैंसिल करेगा और एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ करके नए पेमेंट कंडीशन के साथ जो है उनको दे देगा, नया टर्म ऑफ पेमेंट कंडीशन के साथ दे देगा। इसी को रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं, यही रिन्यूअल ऑफ बिल है। यह ड्यूली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ड्यूली डिलीवर्ड होना चाहिए। नोटिंग ऑफ बिल, इट इज ए सर्टिफिकेट गिवन बाय नोटरी पब्लिक ऑन द बैक साइड ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर इट्स डिजोनर। यानी जब बिल जो है डिजोनर हो जाता है तो इसको नोटराइज कराया जाता है। नोटरी पब्लिक जो है उसके बिल, डिजोनर बिल के पीछे जो है एक सर्टिफिकेट देता है, इसी को नोटिंग ऑफ बिल कहते हैं। नोटिंग ऑथेंटिकेट्स द फैक्ट ऑफ डिजोनर। नोटिंग अगर पीछे बिल का नोटिंग हो, बिल में नोटिंग हो रखा है, नोटिंग ऑफ बिल हो रखा है, तो यह ऑथेंटिकेट करता है कि भाई यह बिल डिजोनर हुआ है। फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस ए फी इज चार्ज बाई नोटरी पब्लिक विच इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेज। यह जो है नोटिंग ऑफ बिल के लिए नोटरी पब्लिक जो है एक फी चार्ज करता है, जिसको नोटिंग चार्जेस कहते हैं। प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल, इट इज ए सेपरेट सर्टिफिकेट इशूड बाय नोटरी पब्लिक एलॉन्ग विद द नोटिंग ऑफ बिल, प्रोटेस्ट फॉर द बेटर सिक्योरिटी। अब क्या है कि नोटिंग ऑफ द बिल हो गया, नोटरी पब्लिक ने नोटिंग ऑफ द बिल कर दी, बिल डिजोनर हो गया, उसके पीछे नोटिंग कर दिया, नोटिंग ऑफ द बिल हो गया। अब जो एक सेपरेट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कहेगा, तो इस प्रोसेस को हम प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल कहते हैं। प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल क्यों किया जाता है? तो बेटर सिक्योरिटी के लिए, बेटर सिक्योरिटी के लिए प्रोटेस्ट जो है किया जाता है बिल का। नोटिंग या प्रोटेस्ट में क्या क्या चीज़ रहता है? द फॉलोइंग फैक्ट्स आर जनरली नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक। नोटिंग जब किया जाता है तो क्या क्या होता है? प्रोटेस्टिंग में भी वही चीज़ लिखा रहता है, सेम चीज़ लिखा रहता है। तो क्या क्या होता है? तो डेट लिखा रहता है, फैक्ट एंड रीजन ऑफ डिजोनर लिखा रहता है। इफ द बिल इज नॉट एक्सप्रेसली डिजोनर, द रीजन वाई ही ट्रीट इट एज डिजोनर, यह लिखा रहता है। द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस लिखा रहता है, यही जो है लिखा रहता है नोटिंग या प्रोटेस्टिंग में। स्टाम्प ड्यूटी देखिए क्या है, डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है स्टाम्प ड्यूटी नील होता है, नो स्टाम्प ड्यूटी। चेक काट के देता है कोई तो स्टाम्प ड्यूटी थोड़ी लगाता है, नहीं लगाता है। डीडी पे स्टाम्प ड्यूटी थोड़ी लगाता है, नहीं लगाता है। तो डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी नहीं होता है। यूसांस बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टाम्प ड्यूटी जो होता है वह एड वैलोरम होता है। एड वैलोरम का कल अर्थ आपको बताए थे, जो अमाउंट यानी जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है और उसके टर्म पर डिपेंड करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अमाउंट और टर्म पर जो डिपेंड करे वही एड वैलोरम होता है। तो यूसांस बिल के केस में जो है स्टाम्प ड्यूटी जो है एड वैलोरम होता है। देखिए एक बड़ा अच्छा कोट है, यू डू नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य तय नहीं करते, यू डिसाइड योर हैबिट। आप अपना हैबिट तय करते हैं, एंड योर हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर। और आपका जो हैबिट है जिसको आप तय किए हुए होते हैं वह आपके भविष्य को तय करता है। यह एक बुक से कोट मैंने लिया है, अभी मैं वह बुक पढ़ रहा हूँ, फोकस ऑन योर ड्रीम। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो हम इस पर एक समरी बना देंगे, अलग रहेगा, जेआईबी सीरीज के साथ अलग से रहेगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो समरी बना देंगे, काफ़ी अच्छी बुक है फोकस ऑन योर ड्रीम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लेटर ऑफ क्रेडिट पर होगा, तो बने रहिएगा। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा कि आपको पता लग जाएगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट का आने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप यूजफुल पा रहे हैं इस जेआईबी लेक्चर को, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। क्या लगता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने में। बेल आइकन को दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा मेरे हर वीडियो का। देखिए, आप सब्सक्राइब करेंगे वही हमारे लिए फ़ी है, वही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, बहुत सारे आपके टेलीग्राम ग्रुप होंगे, उसमें दोस्तों से शेयर कीजिए। अब हम तो पब्लिसिटी तो कर रहे हैं इस वीडियो का, जितना हो सकता है संभव उतना तो हम टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में डाल रहे हैं। लेकिन देखिए ना, कल एक टेलीग्राम ग्रुप में डाले थे, अगले दिन डालने का प्रयास किए तो क्या मालूम उस टेलीग्राम ग्रुप में उसका एडमिन क्या कर दिया कि हम डाल ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो। थैंक यू।